नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश V मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है। भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति एबर्डार्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्सियंग। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर $95.71 पर बंद हुआ। एम्स्टलफेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।